एकता तिवारी की बात सुनकर ईशान शर्मा ने बिना सोचे सिर हिला दिया। तो चलो समंदर किनारे सी फूड खाते हैं। ईशान के लिए सी फूड तो जैसे सपना था। बचपन से आज तक दूसरों के मुंह से ही सुना था, कभी चखा तक नहीं था। चलो चलो सी फूड ही खाते हैं। एकता ने हाथ फैलाया, बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी हो गई। वो ठंडी गर्वीली छवि एकदम गायब। दोनों समंदर किनारे पहुंचे। इस मौसम में वहां लोगों की भीड़ थी। कोई फोटो खींच रहा था, कोई नहा रहा था। एक छोटी सी स्टॉल पर दोनों बैठ गए। एकता ने मेन्यू की तरफ इशारा करके बोला, यहां जो है सब एक एक लाओ। इतना हम नहीं खा पाएंगे। ईशान ने हाथ हिलाकर मना किया। चिंता मत कर, अब तेरी भूख भी तो कम नहीं होगी। एकता ने आंख मारी। यह सुनकर ईशान चौंका। सच था, 5वीं कई रिफाइनिंग स्टेज में पहुंचने के बाद उसकी भूख कई गुना बढ़ गई थी। 10 मिनट बाद टेबल पर सी फूड का ढेर लग गया। केकड़े, झींगे, सीपियां। नाम लेते नहीं बनता। सामान्य सी फूड ही थे, पर ईशान की नजरों में ये राजसी व्यंजन लग रहे थे। खाते खाते एकता ने अचानक पूछा, कल रात कार्तिक कैन से लड़ाई हुई थी ना? ईशान ने भौहें चढ़ाई और सिर हिलाया। हाँ। कार्तिक कैन से लड़कर भी ज्यादा चोट नहीं आई, मतलब तू भी बुरा नहीं है। एकता ने हंसकर कहा। ईशान को बड़े खानदानों के बॉडीगार्ड्स के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। मौका देखकर बोला, मिस तिवारी, कार्तिक कैन की ताकत आखिर कितनी है? एकता ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा, फिर बोली, इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर तो होगा ही, शायद उससे भी ऊपर। मुझे ठीक ठीक नहीं पता। इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर? ईशान का चेहरा बदल गया। एडवर्ड ग्रीन से सुना था। इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट, मास्टर, ग्रेट मास्टर, ग्रैंड मास्टर। ऐसा योद्धा अगर बड़े घराने का बॉडीगार्ड न भी बने तो किसी इलाके का बादशाह बन सकता है। लगता है कार्तिक ने बहुत रहम किया था। ईशान ने कड़वी मुस्कान दी। एकता ने उसे घूर कर बोला, दरअसल हर बड़े खानदान के पास ऐसे योद्धाओं का झुंड होता है। सिर्फ हमारा तिवारी खानदान ही नहीं, चजल में भी है। मैंने पहले पता करवाया था, चजल में एक इनर स्ट्रेंथ ग्रेट मास्टर भी है। तुझे सावधान रहना होगा। एकता ने गंभीरता से चेतावनी दी। ग्रेट मास्टर? ईशान ने बुदबुदाया। ये लेवल अभी उसके लिए बहुत दूर था। मार्शल आर्ट में ये मोनास्टिक स्टेज के बराबर होता, पर कल्टीवेशन मार्शल आर्ट से कहीं ऊपर है। ईशान को पूरा यकीन था, अगर वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गया तो ग्रेट मास्टर को भी हरा देगा। पर ज्यादा चिंता मत कर, ग्रेट मास्टर बहुत कम होते हैं। पूरे छजल में शायद 10 भी ना हो। एकता ने हौसला दिया। ईशान ने चुपचाप सिर हिलाया। तभी जिज्ञासावश बोला, मिस तिवारी, राजधानी के वो सूट बूट वाले नौजवान भी इतने ताकतवर होते हैं? ये सुनकर एकता का चेहरा बदल गया। चॉपस्टिक्स रख दी और सोच में पड़ गई। देखो, कुछ खानदान मार्शल आर्ट को बहुत अहमियत देते हैं। उनके बच्चे बचपन से ट्रेनिंग लेते हैं। बाकी खानदान सिर्फ बॉडीगार्ड पालते हैं। ईशान ने जल्दी से पूछा, तो उनमें सबसे ताकतवर कितना है? एकता ने एक पल सोचा, फिर बोली, राजधानी में कुछ जीनियस हैं, वो ग्रैंड मास्टर के करीब पहुंच चुके हैं। ईशान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ग्रैंड मास्टर यानी कार्तिक कैन जितना? अभी वो कार्तिक से भी बहुत पीछे था, पर 1 साल में ग्रैंड मास्टर बनना भी बहुत बड़ी बात होगी। तिवारी खानदान तुझे गंभीरता से लेगा। एकता ने उसका कंधा थपथपाया, पर ईशान ने सिर हिलाया। गहरी सांस लेकर बोला, मैं 1 साल में उन सबको पीछे छोड़ दूंगा। पफ। एकता ने उसे घूरा। तेरे में यकीन है, पर यह नामुमकिन है। फिर कान के पास आकर फुसफुसाई, ज्यादा प्रेशर मत ले। 1 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं तेरे साथ भाग जाऊंगी। ये कहते ही एकता का चेहरा कान तक लाल हो गया। खुद एकता को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने ये बोल दिया। बड़े घर की लड़की और ऐसी शर्मनाक बात। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। एकता ने मुंह छिपा लिया। ईशान का दिल गर्मी से भर गया। उसने गंभीरता से एकता को देखा और कहा, मिस तिवारी, मैंने वादा किया था ना, खुलेआम राजधानी जाकर रिश्ता मांगूंगा। तिवारी खानदान को मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे मान्यता दे और तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह घुमाने ले जाऊंगा। अरे खाना खाना। एकता शर्माकर सिर नीचा कर लिया। सोचा नहीं था मिस तिवारी में भी इतना लड़कपन बाकी है। ईशान ने छेड़ा। एकता ने उसे घूरा। फिर बोला ना तो मारूंगी।
कहकर छोटी सी मुट्ठी बनाकर ईशान पर मुक्के बरसाने लगी। आउच! ईशान ने घाव पकड़कर दर्द का नाटक किया। आह! एकता का चेहरा बदल गया। घबराकर बोली, सॉरी सॉरी, भूल गई तू घायल है। अभी डॉक्टर बुलाती हूं। तभी ईशान जोर से हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। अच्छा, अब हिम्मत बढ़ गई है। एकता ने फिर मुट्ठी कसी और खेल खेल में मारपीट शुरू हो गई। दोनों मस्ती कर रहे थे कि दूर से कुछ काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स आते दिखे। बीच में एक लड़की थी, बड़ी बड़ी सनग्लासेस, मास्क, पूरा मुंह ढका हुआ, पर ढकने पर भी साफ था कि वो बेहद खूबसूरत है। बॉडीगार्ड्स सीधे ईशान एकता की टेबल के पास आए और घमंडी लहजे में बोले, हम यहां फोटोशूट करने वाले हैं। ये जगह हम ले रहे हैं। आप लोग कहीं और जाकर खाना खाइए। ये सुनते ही ईशान की भौहें चढ़ गईं। एकता का चेहरा तो उससे भी तेजी से ठंडा पड़ गया। उन्होंने उस बॉडीगार्ड को बर्फीली नजरों से देखा और बोली, तुम्हारा फोटोशूट और हमसे क्या मतलब? कार्तिक कैन की आंखों में घोर उपेक्षा थी। ये नजर उस बूढ़े नौकर को बहुत बुरी लगी। इतने सालों से साउथ सिटी में किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। अभी चले जाओ तो जान बख्श दूं, कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा। बूढ़े नौकर ने जोर से हंसकर कहा, मुझे कोई इस तरह बात करता देखा है कभी? गाड़ी में बैठा ईशान शर्मा परेशान था। उसकी नजरें खिड़की से बाहर जमी थीं, कहीं कार्तिक उस बूढ़े से हार न जाए। अरे, चिंता क्यों करता है? एकता तिवारी ने हंसते हुए कहा। उन्होंने स्नैक्स का पैकेट आगे बढ़ाया। खाएगा? ईशान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, स्नैक्स का मूड नहीं है। हर बात में टेंशन लेता है। एकता ने आंखें तरेरी। ईशान कुछ नहीं बोला, नजरें बाहर ही थीं। तभी बूढ़े नौकर ने हमला किया। उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को चरम पर पहुंचाया और पंजे बनाकर कार्तिक पर झपटा, पर कार्तिक हिले तक नहीं। बूढ़े का पंजा सीधा उनकी छाती पर लगा। पकड़ा? बूढ़े ने मन में सोचा, पर अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसे लगा ही नहीं कार्तिक को खरोंच तक नहीं आई। बस इतनी औकात, तभी साउथ सिटी जैसे छोटे इलाके में छिपकर बैठे हों, कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा। बूढ़ा पीछे हटना चाहता था, पर देर हो चुकी थी। कार्तिक ने हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके में चूर चूर कर दिया। हाँ! बूढ़ा दर्द से चीखा। कार्तिक ने फिर हाथ बढ़ाया। चटाक! बूढ़े का सिर फट गया। बस एक वार में बूढ़ा मर चुका था। गाड़ी में बैठा ईशान शर्मा का गला सूख गया। कार्तिक कितना ताकतवर है, पिछली बार कितना रहम किया था उसने। देखा, मैंने कहा था ना चिंता मत कर। एकता ने जैसे सब पहले से जान लिया था, हंसकर बोली। ईशान ने कड़वी हंसी दी। राजधानी के बड़े खानदान वाले सच में उसकी कल्पना से कहीं ऊपर थे। पास ही खड़ा आदित्य लाल वंश का चेहरा काला पड़ गया। एक वार में बूढ़ा मर गया और गाड़ी का नंबर राजधानी का। उसके दिल में अचानक डर बैठ गया। ये लोग राजधानी के किसी बड़े खानदान के ही होंगे। महानुभाव, मुझे आपकी औकात का पता नहीं था, मेरी जान बख्श दें। आदित्य लाल वंश फटाक से घुटनों पर बैठ गया। कार्तिक उसके सामने खड़ा रहा, ऊपर से नीचे देखता रहा, हाथ नहीं उठाया। आदित्य ने जल्दी जल्दी कहा, मैं नहीं जानता था आप राजधानी के बड़े खानदान से हैं। मैं माफी मांगता हूं, सारी जिम्मेदारी लेता हूं। कार्तिक ने ठट्ठा मारकर कहा, वो महानुभाव, गलतफहमी है तुम्हारी। मैं यहां अपनी मिस के लिए हूं। ईशान शर्मा का हमसे कोई लेना देना नहीं। गाड़ी में बैठा ईशान ने यह साफ साफ सुना। कार्तिक की रंजिश अभी तक बाकी है, उसने मन में सोचा। घुटनों पर बैठा आदित्य फटाक से सिर हिलाने लगा। समझ गया, समझ गया, कृपा करके जान बख्श दें। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं, उसे घूरा और ठंडे लहजे में बोला, रफा दफा हो जा। आदित्य को जैसे नया जीवन मिल गया हो, पलटा और भाग खड़ा हुआ। फिर कार्तिक गाड़ी के पास आया, विनम्रता से बोला, मिस, देर हो रही है, कृपया होटल लौटकर आराम करें। एकता ने सिर हिलाया, शुक्रिया, तुम भी जाओ। जी मिस। कार्तिक ने सिर झुकाया और गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। ईशान शर्मा का दिल उलझनों से भरा था। तो यही इनर स्ट्रेंथ ग्रैंडमास्टर होता है। उसने गहरी सांस ली, ताकत बढ़ाने की ललक और तेज हो गई। गाड़ी जल्दी होटल पहुंच गई। एकता ने पहले से ही स्वीट बुक कर रखी थी। कार्ड लेकर दोनों ऊपर चले गए। कमरे में घुसते ही एकता ने ईशान की तरफ आंख मारी और बोली, मैं पहले नहा लूं?
ये सुनते ही ईशान का चेहरा लाल हो गया। एकता को उसका शर्माना बहुत भता था। वो उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, मेरा इंतजार करना। ईशान का चेहरा लाल से काला पड़ गया। एकता मुंह ढककर हंस दी और बाथरूम की तरफ चल दी। ईशान बिस्तर पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। उसके नसों पर और चढ़ गई। हाय, ऐसी खूबसूरत हूर के सामने कौन मर्द अपने ख्यालों पर काबू रख सकता है। उसने बार बार गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। आधा घंटा बाद एकता बाहर निकली। सिर्फ एक साधारण बाथरोब पहना था। दूध सी गोरी त्वचा ईशान के सामने खुली हुई थी। काले लंबे बालों और बर्फ सी गोरी त्वचा का विरोधाभास। परफेक्ट फिगर। सब कुछ मोहक था। नाजुक पांव फर्श पर पड़ रहे थे। हर अदा कातिल। एक पल को ईशान दंग रह गया। नाक से खून की बूंद टपक पड़ी। पफ्फा। एकता हंस पड़ी, आंखें तरेर कर बोली, पसंद आया? खूबसूरत। ईशान बुदबुदाया। सच में खूबसूरत है। कहते हुए एकता उसके बगल में बैठ गई। इतने पास। ईशान का दिमाग सुन्न होने लगा। उसके बदन से आती मदहोश कर देने वाली खुशबू। खून दिमाग में दौड़ने लगा। एकता और पास सर की उंगलियां उसके शरीर पर हल्के से फेरते हुए मुस्कुराईं। अब तू क्या करना चाहता है? ईशान शर्मा घबराया हुआ एकता तिवारी को देखता रहा। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अचानक एकता बिस्तर पर लेट गईं, आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एकता आंखें बंद करके चुप रही। लंबे वक्त तक ईशान वहीं बैठा रहा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, मिस तिवारी, तुम जल्दी सो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। एकता चौंकी, बिस्तर पर से उठी और ईशान को देखकर बोली, तू सच में कुछ नहीं करना चाहता? चाहता हूं, ईशान ने बिना सोचे कहा, पर अभी मैं तेरे लायक नहीं हूं। तूने मेरा इतना साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि आगे चलकर मैं तेरा साथ दूं, तेरी हिफाजत करूं। उसकी नजरें और लहजा इतना पक्का था कि शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। एकता को यह जवाब बहुत पसंद आया। मुस्कुराई और बोली, जा, सो जा। ईशान फटाक से पलटा और अपने कमरे में भाग गया। ठंडा शावर लिया और किसी तरह खुद को शांत किया। उफ, बाल बाल बचा। काबू खोते खोते रह गया। उसने राहत की सांस ली। फिर जेब से जेड पेंडेंट निकाला और एकता के लिए प्रोटेक्टिव ताबीज बनाना शुरू किया। आंखें बंद की, दिमाग में मिली विरासत को टटोला। जल्दी ही उसे एक धर्म आदेश गठन नाम की सुरक्षा विधि मिली। ये ताबीज न सिर्फ विपदा टालता है, सौंदर्य बनाए रखता है, बल्कि जानलेवा खतरे में जान भी बचा सकता है। बस एक बार ही काम करता है, इस्तेमाल होते ही टूट जाता है। यही चाहिए, ईशान ने मन में कहा। अभी की हालत में ये विधि उसके लिए बहुत भारी थी। पूरी रात लग गई। 15 बूंदें खून एसेंस गिराया। फिर भी सिर्फ आधा अधूरा ताबीज बन पाया। लगता है एक और रात लगानी पड़ेगी, ईशान कमजोर आवाज में बोला। सुबह होते होते ईशान ने नहाया धोया और कमरे से बाहर निकला। एकता पहले से तैयार थी। उसे देखकर आंख मारी और बोली, पास में एक अम्यूजमेंट पार्क है, चलें मजे करें। चलो। ईशान थोड़ा थका था, पर एकता का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। नाश्ता करके दोनों अम्यूजमेंट पार्क की ओर निकल पड़े। इधर आदित्य लाल वंश घर लौटते ही अपने आदमियों को हुक्म दिया, उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड पता करो। युवराज, वो लड़की राजधानी के तिवारी खानदान की मिस है, एकता तिवारी, आदमी ने रिपोर्ट दी। क्या? आदित्य लाल वंश खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाल बाल बचा, पूरा लाल वंश खानदान तबाह हो जाता। हिल खानदान का हश्र अभी ताजा था। ये तो सीधे बंदूक की नोक पर चलना था। पर वो ईशान शर्मा तो कुछ खास लगता नहीं, आदमी ने आगे बोला। आदित्य ने उसे घूरा, बोलने को कहा। पता चला है कि ईशान रिवर सिटी का है। पता नहीं कैसे मिस तिवारी की नजर में चढ़ गया। आदित्य ने बेसब्री से कहा, यह तो जाहिर है, मिस तिवारी का सहारा है, तभी कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। युवराज, सुना है मिस तिवारी जल्दी ही राजधानी लौट रही हैं। उस वक्त मौका मिल सकता है, आदमी बोला। और तिवारी खानदान को शायद ये ईशान इतना पसंद ना हो। आदित्य की आंखें चमक उठीं। उसे रात की कर्तिक कैन की बात याद आ गई।
लहजे से साफ था कि तिवारी खानदान ईशान को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो फिर मौका अभी भी है, आदित्य ने आंखें सिकोड़कर मन में सोचा। नाक से हवा निकालकर बोला, जैसे ही मिस तिवारी राजधानी जाएंगी मैं खुद ईशान शर्मा से मिलूंगा। जी युवराज, आदमी ने सिर झुकाया। वैसे आज हमारी एक आर्टिस्ट अम्यूजमेंट पार्क में शूट कर रही है, चलें? आदमी ने आगे कहा। आदित्य ने सोचा और सिर हिलाया। मन भी बदलना है। गाड़ी तैयार करो। साउथ सिटी का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क। समुद्र किनारे शहर होने की वजह से हर साल लाखों सैलानी आते हैं। पार्क में कदम रखते ही एकता तिवारी छोटी राजकुमारी बन गई। हर राइड पर चीखती चिल्लाती, बेहद खुश। दूर से ये सब देख रहा कार्तिक कैन आह भरकर बोला, यकीन नहीं होता है कि ये वही मैडम है जो राजधानी में सीईओ बनकर कंपनियों को हिला देती हैं। हाँ यार, मैंने भी मिस तिवारी को इतना बेपरवाह हंसते कभी नहीं देखा, पास वाले ने कहा। ईशान और एकता ने पार्क की लगभग हर राइड ले डाली। पेंडुलम, रोलर कोस्टर, हॉन्टेड हाउस। ये गर्मजोशी और खुशी का एहसास दोनों को इतना अच्छा लग रहा था कि जाना ही नहीं चाहता था। चलो फेरिस व्हील पर फोटो खिंचवाए, एकता ने अचानक कहा। चलो, मैं कभी फेरिस व्हील पर चढ़ा ही नहीं। ईशान हंसा। एकता ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए फेरिस व्हील की ओर भागी। टिकट लेते ही अचानक 7-8 बॉडीगार्ड्स दौड़े आए। हटो सब, ये जगह हम ले रहे हैं। आगे वाले बॉडीगार्ड ने घमंड से हुक्म दिया। बीच में चमक धमक से सजी एक लड़की थी, सनग्लासेस, मुंह पर पर्दा, और उसके साथ कोई और नहीं, वही कास्ट्रो था। फिर ये लोग, ईशान की भौहें चढ़ गईं। अरे, वो लारा मेहरा है ना? पास में किसी ने फुसफुसाया। कास्ट्रो ने बेपरवाही से कहा, हाँ, मिस मेहरा ही हैं, लोकेशन देखने आई हैं, सहयोग करें। वाह, सुपरस्टार लारा मेहरा। लारा दी, मैं आपका फैन हूं, एक फोटो। लारा दी, आई लव यू। भीड़ चीखने चिल्लाने लगी। कुछ आगे बढ़े, बॉडीगार्ड्स ने धक्के मारकर पीछे किया। मिस मेहरा से दूर रहो, फोटो मत खींचो, समझे? कास्ट्रो ने उंगली दिखाकर डांटा। किसी का फोन देखते ही कास्ट्रो ने छीनकर जमीन पर दे मारा। लारा मेहरा ने त्योरियां चढ़ाकर बोली, कितने गंवार लोग हैं, सच में तंग करते हैं। तो स्टार निकली, तभी इतना घमंड। ईशान बुदबुदाया। एकता ने भी नाक सिकोड़ी। आजकल की छोटी मोटी सेलिब्रिटीज को जरा सी शोहरत मिली नहीं कि आसमान पर चढ़ जाती हैं। बहुत चिढ़ होती है। सब हटो, सुना नहीं? बॉडीगार्ड्स जोर जोर से चिल्लाते हुए भीड़ हटाने लगे। जल्दी ही वो ईशान और एकता के सामने पहुंचे। काफी संयोग है, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। इस बार कास्ट्रो ने उन्हें अनदेखा किया और लारा मेहरा के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। सुनकर लारा बिना कुछ बोले सीधे ईशान एकता के पास आई। चिढ़े लहजे में बोली, तुम लोग भी फैन हो ना? इस तरह ध्यान खींचने की कोशिश? बहुत तंग करते हो। क्या पता है इस तरह का स्टार चेजिंग कितना घिनौना लगता है। ये सुनकर ईशान और एकता दोनों हैरान रह गए। एकता ने आंखें तरेर कर कहा, तू अपने आप को बहुत ऊंचा समझती है, डी ग्रेड सेलिब्रिटी है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। तू? एकता तिवारी की बात सुनते ही लारा मेहरा ने फटाक से सनग्लासेस उतारे और गुस्से में उंगली दिखाई। एकता ने ठट्ठा मारकर कहा, उंगली तोड़वा लेगी क्या? साधारण सी बात थी, पर पता नहीं क्यों लारा का हाथ अपने आप नीचे आ गया। मुझे जो करना है करूंगी, अभी तुम दोनों यहां से हटो, मैंने ये पूरा इलाका बुक कर लिया है। लारा ने बाहें चढ़ाकर नाक सिकोड़ी। बुक कर लिया? एकता ने भौं उठाई। सार्वजनिक जगह है, बुक करने का कागज दिखा। लारा का चेहरा और काला पड़ गया। बुकिंग का कागज वागज क्या खाक था? हटोगे या नहीं? लारा चिढ़ गई। एकता ने हंसकर कहा, कागज दिखाओ तो हट जाए, वरना यहीं खड़े रहेंगे। बेशर्म, मुंह उठाकर बात कर रही है। लारा ने गुस्से में गाली दी। ये सुनते ही एकता का चेहरा ठंडा पड़ गया। हवा में हाथ घुमाया और चटाक, एक जोरदार थप्पड़ लारा के गाल पर पड़ा। तूने मुझे मारा? लारा का चेहरा लाल हो गया। उसके बॉडीगार्ड्स भी आगे बढ़े। ईशान ने फटाक से एकता को पीछे किया और अपनी कई छोड़ दी। लारा ने दांत पीसकर बोली, ठीक है, आज तुझे सिखाती हूं कि मुझसे टकराने की सजा क्या होती है। कहकर वो पास जाकर फोन मिलाने लगी। 3-4 कॉल्स करने के बाद फोन रखा। बस इंतजार करो, लारा ने गुस्से में कहा। एकता ने सिर हिलाया। ठीक है,
हम यहीं इंतजार करते हैं। 10 मिनट बाद दूर से लग्जरी गाड़ियों का काफिला आता दिखा। मर्सिडीज, BMW, मेबैक, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, कम से कम 20-25 गाड़ियां। अब देखो तुम्हारा क्या होता है, लारा ने घमंड से कहा। गाड़ियां लारा के सामने रुकीं। एक के बाद एक मोटे ताजे बिजनेसमैन उतरने लगे। भैया, ये औरत मुझे गाली दे रही थी, मार भी रही थी, मेरे लिए बदला लो ना, लारा ने लाड़ में कहा। किसकी हिम्मत हुई मेरी जान को हाथ लगाने की? माफी मांगो अभी के अभी। साफ था, ये सारे साउथ सिटी के बड़े बिजनेसमैन थे और लारा से इनके रिश्ते खास थे। एकता का चेहरा शांत रहा। मुस्कुराकर बोली, तुम मदद बुला रही हो? ठीक है, मैं भी एक फोन करती हूं। कर ना, देखते हैं तू किसे बुलाती है। साउथ सिटी में मुझे डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सब चिल्लाने लगे। एकता ने किसी की परवाह नहीं की। फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। लहजा बर्फ जैसा ठंडा। 10 मिनट में अम्यूजमेंट पार्क पहुंचो, कहकर फोन काट दिया। हाँ हाँ, नकली ड्रामा। अब देखते हैं तेरे कौन आता है, लारा ने ठट्ठा मारकर कहा। ईशान बिल्कुल निश्चिंत था। तिवारी खानदान की ताकत उसे अच्छे से पता थी। एक डी ग्रेड स्टार क्या मुकाबला करेगी। कुछ मिनट बाद दूर से एक के बाद एक ऑनडी A6 का काफिला आता दिखा। कम से कम 20-25 गाड़ियां। अरे, सिर्फ A6 वाले बुलाए हैं। इतनी घटिया गाड़ी में तो मैं मरने के बाद भी न बैठूं। सोचा था कुछ बड़ा है, निकली फिसड्डी। एकता चुप रही, बस मुस्कुराती रही। गाड़ियां एकता के सामने रुकीं। सूट बूट वाले लोग फटाक से उतरे। भीड़ ने उन्हें पहचाना तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए। साउथ सिटी के मेयर साहब, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर, पुलिस कमिश्नर जेरेमी बख्शी, ये साउथ सिटी के टॉप लेवल अफसर थे। एकता के एक फोन पर साउथ सिटी का पूरा तंत्र हिल गया। लीडर साहब, आप यहां, मुझे जरूरी काम याद आ गया। लारा जी, फिर मिलते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ी में घुसे और फर्राटे भरते भाग गए। लारा मेहरा का चेहरा देखते लायक था। दांत पीस रही थी। कास्ट्रो का भी चेहरा सख्त हो गया। ये औरत मामूली नहीं थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने लारा के कान में फुसफुसाया, मिस मेहरा, लालवंश युवराज आ गए हैं। लारा का मुरझाया चेहरा अचानक खिल उठा। हाँ हाँ, लालवंश युवराज आ गए। अब देखती हूं तुम क्या करते हो। कास्ट्रो ने भी राहत की सांस ली। युवराज आ गए तो सब ठीक। युवराज कहाँ हैं? जल्दी ले चलो। लारा उछल पड़ी। बॉडीगार्ड बिना बोले उसे लालवंश युवराज के पास ले गया। लारा दौड़कर आदित्य लालवंश के पास पहुंची और रुआंसी सूरत बनाकर बोली, युवराज, मैं फोटो खिंचवाने आई थी, पर इन लोगों ने न सिर्फ मना किया बल्कि मुझे मारा भी। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? लारा ने मसाला लगाकर पूरी कहानी सुनाई। मैंने कहा मैं लालवंश खानदान की आर्टिस्ट हूं, पर इसने कहा लालवंश कुछ भी नहीं। बोला कि आप इसके सामने घुटने टेकेंगे। बहुत घमंड है। ये सुनते ही आदित्य लालवंश का चेहरा काला पड़ गया। नॉटवीड नहीं मिली थी, गुस्सा कहीं निकालना था। मौका खुद चलकर आ गया। किसकी इतनी हिम्मत है, मैं खुद देखता हूं, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। लारा मन ही मन खुश हुई। वो रहे, वो नीच जोड़ा, जरूर सबका सिखाइए। आदित्य बिना बोले लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा। लारा आगे आगे चल रही थी, बस ईशान एकता के डरते चेहरे देखने को बेताब। बख्शी साहब, वॉट्स साहब, आप लोग यहां? आदित्य ने आगे खड़े लोगों को देखकर हैरानी जताई। लालवंश जी, ये औरत आपकी कंपनी की है? वॉट्स साहब ने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। वॉट्स साहब ने हाथ हिलाया, पर नजरों में तरस था। अजीब है, आदित्य ने बुदबुदाया और लारा के पीछे चल पड़ा। फेरिस व्हील के नीचे पहुंचे। युवराज, यही दोनों हैं। लारा ने ईशान एकता की तरफ उंगली दिखाई। तब तक ईशान और एकता इस बेवकूफ को पूरी तरह भूल चुके थे। दोनों खुशी खुशी फेरिस व्हील की तरफ देख रहे थे। उनकी पीठ देखकर आदित्य ने नाक सिकोड़ी। मौत को न्योता दे रहे हैं, कहकर तेज कदमों से दोनों की तरफ बढ़ा। तुम दोनों ने मेरे आदमी को मारा और घमंड दिखाया, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। आवाज सुनकर सबसे पहले ईशान ने पलटा, और जब आदित्य ने ईशान को देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। तू ईशान शर्मा? अचानक उसके दिल में बुरी आशंका हुई। तो जिस औरत की बात हो रही थी, वो एकता तिवारी है?
आदित्य ने हकलाते हुए पुकारा, मी मिस तिवारी। एकता ने धीरे से पलटा, मुस्कुराते हुए, पर मुस्कान में मुस्कान नहीं थी। बोली, लालवंश युवराज, फिर मुलाकात हुई। मी मिस तिवारी, सच में आप? आदित्य लालवंश ने एकता को सामने देखा तो जैसे मरने की दुआ मांगने लगा। कल ही सोचा था कि बड़ी मुसीबत टल गई, आज फिर वही शख्स। 2 दिन में जितनी बेइज्जती हुई उतनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। सोचने का वक्त भी नहीं मिला, धड़ाम से घुटने टेक दिए। इतने लोगों के सामने घुटने टेकना उसके लिए मौत से बदतर था। दूर खड़ी लारा मेहरा और बाकी लोग सन्न रह गए। क्या हो रहा है? लालवंश युवराज घुटनों पर। मिस तिवारी, माफ कीजिए, मैंने इसे सही से नहीं सिखा पाया, आदित्य ने सिर झुकाकर कहा। एकता ने सामने घुटने टेके आदित्य को देखा और बेपरवाही से बोली, लालवंश खानदान का दबदबा बहुत है ना, सार्वजनिक जगह को भी यूं ही कब्जा कर लेते हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल लालवंश खानदान का इरादा नहीं था। आदित्य ने हाथ हिलाकर मना किया। एकता ने हल्के से हम किया, दूर खड़ी लारा मेहरा की तरफ देखा और बोली, वो लड़की मुझे पसंद नहीं। मिस तिवारी निश्चिंत रहें, मैं छोड़ूंगा नहीं, आदित्य ने फटाक से कहा। एकता ने हाथ हिलाया, जाओ अब, हमें डिस्टर्ब मत करो। जी जी, आदित्य ने जैसे जान में जान आई हो राहत की सांस ली। वो जमीन से उठा, पलटा और लारा मेहरा के पास गया, हाथ उठाया और छटाक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हरामजादी, आदित्य ने दांत पीसकर कहा। लारा डर के मारे बोल ही नहीं पाई। आदित्य का रवैया बता रहा था कि सामने वाली की हैसियत लालवंश खानदान से कहीं ऊपर है। मैं गलत थी युवराज, लारा रोने लगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ हिलाया। आसपास के लोग लारा को घसीटकर गाड़ी में ठूंस कर ले गए। माहौल शांत हो गया। साउथ सिटी के बड़े बड़े अफसर एकता को सलाम करके फटाफट चले गए। चलो फेरिस व्हील चलते हैं, एकता ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, ईशान ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। उसके दिल में उलझन थी। हर बार एकता के साथ रहते हुए उसे बहुत बेबसी महसूस होती थी। हैसियत का ये फर्क दबाव तो डालता था, पर साथ ही उसकी हिम्मत भी जगाता था। दोनों ने टिकट लिया और स्टाफ के साथ फेरिस व्हील की ओर बढ़े। बाकी टूरिस्ट बाहर खड़े रहे, पास आने की हिम्मत नहीं हुई। एकता जैसी शख्सियत के सामने छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। एकता ने बाहर खड़ी भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सब आ जाओ, सार्वजनिक जगह है, कोई अकेले कब्जा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। तब जाकर लोग हौले हौले आगे बढ़े। ईशान और एकता फेरिस व्हील पर बैठ गए। मशीन शुरू होने का इंतजार करने लगे। एक साथ फोटो खिंचवाए, एकता ने अचानक कहा। ईशान ने तो जैसे इंतजार ही किया था, फटाक से हां कर दी। एकता ने फोन उठाया, अपना गाल ईशान के गाल से सटा लिया, यह का साइन बनाकर शटर दबाया। बस इतना काफी नहीं, और लेंगे। एकता बहुत उत्साहित थी। फोन उठाकर लगातार फोटो खींचने लगी, ईशान से शर्माते हुए पोज करवाने लगी। फेरिस व्हील शुरू होने से पहले ही उनका फोन दर्जनों सेल्फी से भर गया। मशीन चलते ही एकता की उंगलियां और तेज हो गईं। हर एंगल पर फोटो, बिल्कुल आम नौजवान प्रेमी प्रेमिका जैसे पोज। ये ईशान का पहली बार सच्ची मोहब्बत का एहसास था। फेरिस व्हील धीरे धीरे घूमता हुआ सबसे ऊपर पहुंचा। उसी पल एकता ने झुककर ईशान के गाल पर हल्के से चुंबन दे दिया। ईशान सन्न रह गया, कान तक लाल हो गया, पर दिल में जो खुशी की लहर दौड़ी उसने उसका दिलबाग कर दिया। वो एकता को देखने लगा। कुछ बोलने ही वाला था कि एकता ने उंगली उसके होंठों पर रख दी। कहते हैं कि फेरिस व्हील सबसे ऊपर पहुंचे तो जिससे प्यार करते हो उसे किस करो तो हमेशा साथ रहोगे, एकता ने सपनीली नजरों से कहा। मुझे अम्यूजमेंट पार्क आने के मौके कम ही मिलते हैं, मैं मिस नहीं करना चाहती। एकता की बातों में कुछ छिपा सा था। ईशान ने एकता को देखा, दिल जोर जोर धड़क रहा था। बुदबुदाया, मिस तिवारी, मैं हमेशा मिस तिवारी ही बुलाएगा। एकता ने पलकें झपकाईं। सच था, ये संबोधन बहुत दूर का था। ईशान ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और झटके से एकता के गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। फिर प्यार से देखकर एक एक शब्द बोला, एकता, तुझसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशकिस्मती है। मैं तुझे कभी मिस नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। उस पल जैसे दुनिया रुक गई। दोनों की नजरें मिलीं,
बाकी सब बैकग्राउंड बन गया। सौभाग्य से नीचे खड़ा कार्तिक कैन ये नज़ारा नहीं देख पाया, वरना पागल हो जाता। ईशान के लिए ये दिन जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे खुश दिन था। फिर दोनों ने कैरोसल, पायरेट शिप सब लिया। रात होने तक पार्क से नहीं निकले। आज बहुत मजा आया, ईशान मुस्कुराया। एकता ने पलकें झपकाईं। मुझे भी। पर उनकी आंखों में एक पल को उदासी कौंध गई। ईशान की नजरों से ये छिपा नहीं। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? एकता ने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं। वो माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया कि कल सुबह वो राजधानी लौट रही हैं। रात हो चुकी थी। आसमान में खामोशी थी, डराने वाली खामोशी। ईशान और एकता अपने अपने कमरों में थे। नींद नहीं आ रही थी। एकता नाइट गाउन पहने खिड़की से टिकी दूर आसमान को देख रही थी। हवा उनके मुलायम गालों को छू रही थी, लंबे काले बाल उड़ा रही थी। आंखें साफ पानी सी, पर उनमें खुशी और गम दोनों झलक रहे थे। ईशान अपने कमरे में बैठा ताबीज पूरा कर रहा था। 2 रातों से सोया नहीं था, पर थकान नाम की चीज नहीं थी। सुबह होने को आई तब जाकर प्रोटेक्टिव ताबीज तैयार हुआ। जेड पेंडेंट के अंदर हल्की लाल चमक थी। ये उसकी खून एसेंस थी, जानलेवा पल में जान बचा सकती थी। उफ, आखिरकार हो गया। ईशान ने थोड़ा थक कर सांस ली। टाइम देखा, सुबह 7 बज रहे थे। सोचा 1 घंटा सो लेता हूं। अलार्म 8 बजे का लगाया, बिस्तर पर गिरा और पलक झपकते सो गया। 2 रातों की थकान से ईशान शर्मा बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गया। नींद में गए अभी कुछ ही पल हुए थे कि होटल के नीचे ह्यूग तिवारी की गाड़ी रुक गई। श्रीमान तिवारी, मिस तिवारी यहीं ठहरी हैं, कार्तिक कैन ने सिर झुकाकर कहा। ह्यूग तिवारी ने सिर हिलाया। ऊपर ले चलो। जी। कार्तिक कैन जल्दी से आगे बढ़े और ह्यूग तिवारी को सीधे एकता के कमरे तक ले गए। एकता काफी देर से जाग रही थी। पिछली रात आंख भर नींद नहीं आई थी। एकता, घर लौटने का वक्त हो गया, ह्यूग तिवारी ने शांत लहजे में कहा। एकता ने सिर हिलाया। पता है? तो चलें, ह्यूग तिवारी ने भारी आवाज में कहा। होंठ चबाते हुए एकता उठी और ईशान के कमरे की ओर गईं। अलविदा कहना चाहती थीं, पर ईशान गहरी नींद में था। एकता का दिल नहीं माना कि उसे जगाए। सब ईशान के चारों ओर खड़े रहे, चुपचाप। चलें, एकता ने धीरे से कहा। इसे अलविदा नहीं कहोगी? ह्यूग तिवारी ने पूछा। एकता ने हिम्मत बांधकर सिर हिलाया। नहीं। तो चलो। ह्यूग तिवारी दरवाजे की ओर बढ़े। एकता, मैं तुझे पसंद करता हूं। ठीक दरवाजे पर पहुंचते ही ईशान ने नींद में बुदबुदाया। एकता के कदम रुक गए। पलटकर देखा तो ईशान नींद में बड़बड़ा रहा था। नींद में भी तेरा नाम ले रहा है, ह्यूग तिवारी ने आह भरी। एकता का दिल और भारी हो गया। होंठ चबाकर अचानक बोली, पापा 1 मिनट रुकिए। वो तेजी से अपने कमरे में गईं, पेन उठाया और कागज पर लिखने लगी। लिखती गईं, काटती गईं, पूरा पेज भर गया। पर जो भी लिखा मन को नहीं भाया। आखिर में जल्दी से कुछ शब्द लिखे। मैं राजधानी लौट रही हूं, अपना ख्याल रखना। इन छोटे से शब्दों में एकता का सारा दिल था। उसने चिट्ठी ईशान के बेड साइड पर रखी और उसके माथे पर हल्के से चुंबन दिया। चलें, एकता बिना पलटे बाहर निकल गई। गाड़ी में एकता की नजरें ईशान के कमरे की खिड़की पर जमी थीं। चलो, एकता ने हाथ हिलाया। जी मिस। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। उसी पल बिस्तर पर ईशान की आंख खुली। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उठकर बैठ गया, सिर थोड़ा भारी। तभी उसकी नजर बेड साइड पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। जल्दी से खोला तो एकता के लिखे शब्द दिखे। मिस तिवारी। ईशान का चेहरा बदल गया, जैसे दिल पर छुरी चल गई हो। वो खिड़की तक दौड़ा और बाहर झांका। तिवारी खानदान की गाड़ी नीचे खड़ी थी, जाने को तैयार। एकता, ईशान ने पूरी ताकत से चिल्लाया। फिर सीढ़ियां लांघता हुआ नीचे की ओर दौड़ा। पर गाड़ी का शीशा साउंड प्रूफ था। एकता को उसकी आवाज नहीं पहुंची। जब तक ईशान नीचे पहुंचा, गाड़ी चल पड़ी थी। ईशान का चेहरा भयानक हो गया। दांत पीसकर पूरी ताकत से गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। मिस तिवारी, एकता! ईशान ने सारी की लगाकर चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। गाड़ी में एकता का मूड बहुत खराब था। थोड़े से वक्त में ही ईशान उसके दिल में गहरी जगह बना चुका था। शायद 1 साल में यह लड़का सच में राजधानी पहुंच जाए, ह्यूग तिवारी ने तसल्ली दी। शायद नहीं, जरूर पहुंचेगा।
एकता का लहजा पक्का था। उम्मीद है। ह्यूग तिवारी ने सिर हिलाया। गाड़ी तेज होती जा रही थी, पर पीछे ईशान ने हार नहीं मानी। माथे पर पसीना पागलों की तरह चिल्लाता और दौड़ता रहा। मिस, पीछे कोई हमारा पीछा कर रहा है। आखिरकार ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में ईशान को देखा। ये सुनते ही एकता ने खिड़की खोली और पीछे देखा। गाड़ी रोक, एकता ने चीख कर कहा। मिस, मैंने कहा गाड़ी रोक। एकता ने सख्ती से हुक्म दिया। ड्राइवर ने हिम्मत नहीं की और गाड़ी साइड में रोक दी। एकता गाड़ी से उतरी और ईशान की ओर बढ़ी। दोनों की आपसी दौड़ ने ईशान को और बेकाबू कर दिया। वो दौड़ता हुआ एकता के पास पहुंचा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। ये हरामजादा! गाड़ी में बैठा कार्तिक कैन गुस्से से उबल पड़ा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि ह्यूग तिवारी ने रोक लिया। रहने दो, ह्यूग तिवारी ने हाथ हिलाया। कार्तिक कुछ बोल नहीं पाया। अब जा रही हो इतनी जल्दी? ईशान ने दर्द भरे लहजे में कहा। एकता अभी भी वही नरम और उदार एकता थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ईशान के आंसू पोंछे और मुस्कुराई। मर्द इतनी आसानी से रोता नहीं। ईशान ने आंख के कोने का आंसू पोंछा और दर्द से बोला, क्या तुम नहीं जा सकती? नहीं जा सकती, एकता ने बिना हिचके कहा। रिवर सिटी में काफी वक्त गुजार लिया, अब राजधानी लौटना है। पर मुझे तुम्हारा जाना मंजूर नहीं। ईशान की आवाज कमजोर थी। साथ गुजारे दिन उसके लिए अब अलग नहीं हो सकते थे। एक दिन की जुदाई 3 मौसम जैसी लग रही थी। एकता ने हाथ बढ़ाया, ईशान के सिर पर प्यार से थपकी दी और धीरे से मुस्कुराई। मुझसे मिलना है तो राजधानी आ जाना। 1 साल में मैं राजधानी में तेरा इंतजार करूंगी, तेरा मुझसे ब्याह करने का इंतजार। ईशान फिर रो पड़ा, पर एकता को चिंता नहीं करना चाहता था, इसलिए दर्द पी गया। पक्का 1 साल में राजधानी जाकर तुझसे ब्याह करूंगा, मेरा इंतजार करना, ईशान ने दांत भींच कर कहा। एकता, वक्त हो गया, गाड़ी से ह्यूग तिवारी ने शांत आवाज में कहा। एकता ने ह्यूग तिवारी को देखा, फिर ईशान को और बोली, ईशान, अब तुझे अकेले ही सब संभालना है। कुछ लोगों से नरमी नहीं करनी, वरना वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है? 1 साल में मैं राजधानी में तेरा इंतजार करूंगी, तेरा मुझसे ब्याह करने का इंतजार, कहकर एकता बिना पलटे गाड़ी की ओर चल दी। ये शब्द ईशान के दिमाग में गूंजते रहे। दिल पर हजारों सुइयां चुभ रही थीं। गाड़ी चलने ही वाली थी कि ईशान को अचानक कुछ याद आया। जोर से चिल्लाया, एकता, रुक! गाड़ी फिर रुकी। ईशान घबराया हुआ गाड़ी के आगे पहुंचा, जेड पेंडेंट निकाला और एकता को थमाते हुए बोला, एकता, ये जेड पेंडेंट मैंने तेरे लिए बनाया है, हमेशा पहन कर रखना। एकता ने पेंडेंट लिया और मुस्कुराई। ठीक है, हमेशा पहनूंगी। गाड़ी धीरे धीरे दूर होती गई। ईशान शर्मा बस तिवारी खानदान की गाड़ी को अपनी नजरों से ओझल होते देखता रहा। गाड़ी में एकता तिवारी के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। ईशान बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, मुट्ठियां कसी हुईं, आंसुओं को रोकता हुआ। मैं जरूर जाऊंगा, जल्द से जल्द राजधानी जाऊंगा, ईशान ने जोर से चीख कर कहा। आसपास के लोग उसे पागल समझकर देखने लगे। वो होटल लौटा, सामान बांधा और फटाफट साउथ सिटी से रिवर सिटी के लिए निकल पड़ा। हाथ में 300 साल पुरानी नोटवीड थी। अब जल्द से जल्द ताकत बढ़ानी थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचना था। पूरे रास्ते उसका दिल बहुत भारी रहा। आंखें बंद करता तो एकता का चेहरा सामने आ जाता। एकता, मेरा इंतजार करना, ईशान ने धीरे से बुदबुदाया। उसी दिन एकता तिवारी के जाने की खबर पूरे रिवर सिटी में आग की तरह फैल गई। बेशुमार लोगों ने दिल ही दिल में राहत की सांस ली। एकता तिवारी सबके सिर पर मंडराता पहाड़ थी। इन दिनों हर कोई कदम फूंक फूंक कर रखता था, कहीं गलती से इस बड़ी हस्ती का गुस्सा न भड़क जाए। आखिरकार एकता तिवारी चली गई। यार, जिंदगी बहुत संभल संभल कर जी रहे थे। एकता तिवारी गई तो ईशान शर्मा का सहारा भी गया ना। हाँ, अब बिना सहारे के ईशान कितने दिन टिकेगा। रात को ईशान रिवर सिटी लौटा। एडवर्ड ग्रीन पहले से घर पर इंतजार कर रहा था। मिस्टर शर्मा, एडवर्ड ने चाय का प्याला आगे बढ़ाया। ईशान ने चाय की चुस्की ली, फिर एडवर्ड को देखकर बोला, मुझे एक काम के लिए तेरी जरूरत है। बताइए मिस्टर शर्मा। एडवर्ड ने फटाक से सिर हिलाया। ईशान ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे कम से कम 3 दिन के लिए गार्जियन चाहिए। गार्जियन?
एडवर्ड चौंका। ईशान ने सिर हिलाया। मुझे बंद कमरे में कल्टीवेशन करनी है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एडवर्ड, अभी सिर्फ तुझ पर भरोसा है। एडवर्ड फूला नहीं समाया। मिस्टर शर्मा, निश्चिंत रहिए, मैं जान लगा दूंगा। ईशान ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। आज रात आराम कर। अपने कमरे में लौटकर ईशान बिस्तर पर लेटा, पर नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो एकता का नरम चेहरा सामने आ जाता। उसकी कही हर बात दिमाग में गूंजती। ईशान बिस्तर पर उठकर बैठ गया। गहरी सांस लेकर बिस्तर पर पद्मासन लगाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। कल्टीवेशन में मन का स्थिर होना सबसे जरूरी है। पूरी रात में उसका मन कुछ बदला सा लगा। पता नहीं एकता की बातों का असर था, पर दिल पहले से ज्यादा मजबूत लगने लगा। अगली सुबह ईशान कमरे से बाहर निकला। चेहरा बेभाव, पर उसमें ठंडक थी। मिस्टर शर्मा, एडवर्ड ने सुबह सुबह चाय तैयार रखी थी। ईशान ने सिर हिलाया। राय वॉल्टर्स को बुला। जी मिस्टर शर्मा। एडवर्ड ने तुरंत फोन उठाया। आधा घंटा बाद राय वॉल्टर्स और एलन ड्रैगन राइजिंग कम्युनिटी पहुंच गए। लिविंग रूम में एडवर्ड सबको चाय पानी दे रहा था। राय हैरान परेशान। ईशान चुप रहा, बस राय को शांत नजरों से देखता रहा। राय, हाल में कमाई कैसी चल रही है? ईशान ने पूछा। राय ने जल्दी से कहा, मिस्टर शर्मा, हमारा मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। सोल नरिशमेंट पिल्स की फैक्ट्री भी लगा दी है। ईशान ने आंखें सिकोड़ी। मिस तिवारी चली गई, अब बहुत से लोग मेरी तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। कुछ तो मुझे रास्ते से हटाना भी चाहते हैं। राय, कभी सोचा है कि मुझे धोखा दे देगा? राय का चेहरा एकदम बदल गया। फटाक से सिर हिलाया। मिस्टर शर्मा, ऐसा ख्याल कभी नहीं आएगा। आपके बिना मैं तो आज भी एक पुराना गुंडा ही होता, जल्दी या देर से खत्म हो जाता। ईशान ने पक्का कर लिया कि राय में बेईमानी का इरादा नहीं है। फिर बोला, अच्छा, मैं तुम सबके साथ बुरा नहीं करूंगा। शुक्रिया मिस्टर शर्मा। राय ने जल्दी से सिर झुकाया। फिर ईशान खड़ा हुआ, एलन की तरफ देखा और बोला, पिछली बार वादा किया था कि ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा, 1 हफ्ते बाद आना। एलन ने झुककर कहा, शुक्रिया मिस्टर शर्मा। राय वॉल्टर्स पर 100% भरोसा नहीं था, इसलिए एलन को अपने साथ जोड़ना जरूरी था। ड्रैगन राइजिंग कम्युनिटी से निकलते ही राय ने माथे का पसीना पोंछा। यार, डर ही गया था, वो बुदबुदाया। एलन ने भौहें चढ़ाईं। राय, सच में कोई और इरादा तो नहीं है ना? बकवास, राय ने डांटा। तुझे लगता है मैं उन बेवकूफों जैसा हूं? मिस तिवारी जैसी ने ईशान में पोटेंशियल देखा है तो जरूर कुछ बात है। मुझे पूरा यकीन है जल्दी ही मिस्टर शर्मा बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेंगे। राय के जाने के बाद ईशान और एडवर्ड ड्रैगन राइजिंग से निकल पड़े। मिस्टर शर्मा, कहाँ चलें? एडवर्ड ने पूछा। ईशान बोला, शांत जगह ढूंढनी है। ये शांत जगह थी, रिवरसाइड विला, जहां कभी बेंजामिन हिल रहता था। वहां का माहौल शांत, सुनसान और खई से भरपूर था। ईशान को यही चाहिए था। हिल खानदान के ढहने के बाद स्टीफन हिल के रिश्तेदारों ने संपत्ति हड़प ली थी और अभी अभी नीलामी के लिए ऑनलाइन डाल दी गई थी। ईशान और एडवर्ड जल्दी ही रिवरसाइड विला पहुंच गए। एडवर्ड ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर में एक आदमी ने दरवाजा खोला। किसे मिलना है? उसने पूछा। एडवर्ड ने कहा, सुना है ये जगह बिक्री के लिए है, हम खरीदना चाहते हैं। आदमी ने ईशान को ऊपर से नीचे देखा और सिर हिलाया। अंदर आओ। विला में घुसे तो अंदर 4-5 लोग बैठे थे। अरे ईशान शर्मा, एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया। ईशान ने उसे देखा। तुझसे तो पहचान नहीं। पहचान न हो तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे वाकिफ हूं। नौजवान ने नाक सिकोड़ी। मैं रिवर सिटी के लायंस खानदान का आदित्य लायंस हूं। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। लायंस खानदान? कभी सुना तक नहीं। आदित्य लायंस का चेहरा लाल हो गया। तू, ठीक है, मुझे न जानता हो तो नोला ओकॉनर को तो जानता है ना? ओह, वो बदतमीज लड़की। ईशान ने सिर हिलाया। आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा, तेरे कारण नोला ओकॉनर को कोयला खदान में भेजते भेजते बचा। पहले तिवारी खानदान की वजह से हाथ नहीं डाल पाया, पर अब एकता तिवारी चली गई। देखते हैं तू क्या करता है। ईशान ने ठंडी हंसी दी। क्या कहना चाहता है? आदित्य ने नाक सिकोड़ी। एक मौका देता हूं, या तो घुटने टेक दे, मैं वीडियो बना लूंगा, या फिर मैं तुझे पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। चुन ले। ईशान ने सिर खुजलाया।
अब मिस तिवारी चली गई तो तेरे जैसे बेनाम मोहरे भी शोर मचाने लगे। बेनाम मोहरा? ये सुनते ही आदित्य लायंस का खून खौल उठा। अगर मिस तिवारी ना होती तो आज तू ही बेनाम होता, उसने चिढ़कर कहा। ईशान ने उसे देखकर हंसा। तू नोला ओकॉनर का पालतू कुत्ता है ना? मुझे याद है वो किसी लुका नाम के लड़के को पसंद करती है। तू, ये बात तो सीधे आदित्य के कलेजे पर लगी। सच यही था, वो नोला का चमचा ही था। बेशर्म, अभी सिखाता हूं तुझे। आदित्य ने हाथ हिलाया। उसके साथी तुरंत आगे बढ़े। एडवर्ड ग्रीन आगे आया। हाथ संभालने ही वाला था कि ईशान ने रोक लिया। मैं निपट लूंगा, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। बात खत्म होते ही झट से ईशान गायब हो गया और पलक झपकते उनके सामने पहुंच गया। सबके चेहरे बदल गए। संभलने का मौका भी नहीं मिला। सबके शरीर उड़ते चले गए और मौके पर ही बेहोश। फिर ईशान धीरे धीरे आदित्य लायंस की ओर बढ़ा। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कहां पता था कि ईशान इतना ताकतवर है। तू तू क्या करना चाहता है? आदित्य डरते हुए बोला। ईशान ने ठंडी नजरों से देखा। कुछ नहीं, बस तेरी टांगें तोड़ दूंगा। बात खत्म होते ही उसका पैर झटके से उठा। दो धड़ाक की आवाजें। आदित्य की घुटनों की हड्डियां चूर चूर। आ दर्द की चीखें पूरे विला में गूंज गईं। ईशान ने ठंडे लहजे में कहा, रफ़ा दफा हो जा, और जो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं उनसे कह देना कि मैं यहीं हूं, उनका इंतजार कर रहा हूं। रुक, एडवर्ड ने आदित्य को रोका। इस विला का मालिक कहां है? आदित्य की जान निकली जा रही थी। दर्द सहते हुए बोला, अब विला मेरे पापा के पास है। मुझे मुझे उनके पास जाना है। उन्हें बुला, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। आदित्य की आंखों में एक पल को चमक आई, फिर फटाक से सिर हिलाया। हां, अभी बुलाता हूं, कहकर दर्द से कराहता हुआ कोने में घिसटा और फोन निकालकर नंबर मिलाया। मिस्टर शर्मा, आदित्य का बाप शायद हमें आसानी से न छोड़े, एडवर्ड ने याद दिलाया। ईशान सोफे पर बैठ गया। बेपरवाही से बोला, कोई बात नहीं, आने दे। 10 मिनट बाद एक मध्यम आयु का आदमी हांफता हुआ विला में घुसा, साथ में कई बॉडीगार्ड। एडवर्ड हाथ संभालने ही वाला था कि आदित्य के पिता ने पहले अपने बेटे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सिवाय मुसीबत खड़ी करने के और कुछ नहीं आता। ऐसा निकम्मा बेटा कैसे पैदा कर दिया? वो गुस्से से गरजे। फिर तेज कदमों से ईशान के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, मिस्टर शर्मा, मेरी खराब परवरिश के लिए माफी चाहता हूं। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। ईशान थोड़ा हैरान हुआ। कहते हैं ना, हंसते चेहरे पर हाथ नहीं उठता। उसने उंगली फटकारी। एक गोली आदित्य के हाथ में गिर गई। घर जाकर ये गोली टांग पर लगाना, अभी भी ठीक हो जाएगी, ईशान ने हल्के से कहा। यह सुनते ही आदित्य के पिता खुशी से उछल पड़े। शुक्रिया मिस्टर शर्मा, बस अब बातें बंद। मैं ये विला खरीदना चाहता हूं। ईशान ने लियोनार्ड शुल्ज की दी हुई ब्लैक कार्ड निकाली। ब्लैक कार्ड देखते ही आदित्य के पिता का चेहरा बदल गया। जल्दी से हाथ हिलाकर बोले, मिस्टर शर्मा, आपने मेरे बेटे की टांग ठीक की, ये विला आपका तोहफा। तोहफा? ईशान और हैरान हुआ। अरे, जिसने टांग तोड़ी उसी को तोहफा? मिस्टर शर्मा, शायद आपके हाथ की ब्लैक कार्ड की वजह से, एडवर्ड ने कान में फुसफुसाया। ईशान को समझ आया। कार्ड जेब में रखी और सिर हिलाया। तो फिर शुक्रिया, आपका एहसान याद रखूंगा। शुक्रिया मिस्टर शर्मा। आदित्य के पापा ने फटाक से हाथ जोड़े। फिर आदित्य के पास गए और डांटा, निकम्मे, खुद घिसटकर बाहर निकल। विला में आखिरकार शांति छा गई। ईशान ने गहरी सांस ली। चारों तरफ की भरपूर कई को महसूस किया। क्या शानदार जगह है, वो धीरे से बुदबुदाया। फिर एडवर्ड से लाए हुए बक्से खुलवाए। बक्से में 3 जड़ी बूटियां थीं। पूरी विला में जबरदस्त दवा की खुशबू फैल गई। ईशान ने गहरी सांस ली, दिल में उत्तेजना। इन 3 जड़ी बूटियों से वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच सकता था। उसे बेतरह इंतजार था कि फाउंडेशन स्टेज की ताकत कैसी होगी। कहते हैं 100 दिन में फाउंडेशन बनता है। मैंने पिल की मदद से महज 1 महीने में, ईशान ने मन में सोचा। कई की कमी वाले जमाने में उसकी रफ्तार बेमिसाल थी। एडवर्ड, इन दिनों तुझे बहुत तकलीफ होगी, ईशान ने कहा। एडवर्ड ने जल्दी से कहा, मिस्टर शर्मा, आप बहुत नम्र हैं। फिर ईशान ने देर न की। जड़ी बूटियां निकालीं और कई गैदरिंग पिल्स बनाने लगा।
कल्टीवेशन जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही ज्यादा पिल्स चाहिए होती हैं। अब एक लेवल बढ़ाने के लिए कम से कम 2 पिल्स लगती थीं। इन 3 जड़ी बूटियों से कम दर्जन भर पिल्स बन जाएंगी। ईशान ने मन में हिसाब लगाया। फिर उसने औजार निकाले और पिल्स रिफाइन करने लगा। इसी वक्त साउथ सिटी का लाल वंश खानदान हरकत में आ चुका था। युवराज, पक्का पता चल गया है कि एकता तिवारी राजधानी लौट गई हैं। सचिव ने कान में फुसफुसाया। आदित्य लाल वंश ने गहरी सांस ली। आंखों में क्रूरता चमकी। रिवर सिटी छोड़ दिया, पर पता नहीं राजधानी से भी ईशान की मदद करेंगी या नहीं। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। क्या पहले टोह ले लें? सचिव ने सुझाया। आदित्य ने सोचा और सिर हिलाया। नहीं, तिवारी खानदान को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। नॉटवीड का लालच इतना ज्यादा था कि रिस्क लेना भी मंजूर था। आदित्य ने ईशान की ताकत खुद देखी थी। आम लोगों के लिए अच्छी थी, पर लाल वंश युवराज के लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया में आदित्य लाल वंश का नाम गूंजता था। साउथ सिटी का जीनियस, महज 3 साल में इनर स्ट्रेंथ मास्टर बन गया था। उस बूढ़े नौकर से भी ज्यादा ताकतवर। वक्त आने पर हालात देखकर फैसला लूंगा, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। जी युवराज, सचिव ने सिर झुकाया। उसी दिन लाल वंश खानदान की गाड़ियां रिवर सिटी के लिए रवाना हो गईं। इधर ईशान की पिल्स बनने को थीं। वो पास खड़ा कहीं से आग कंट्रोल कर रहा था। कई बार प्रैक्टिस के बाद उसकी तकनीक काफी निपुण हो चुकी थी। बूम! अचानक कमरे में जोरदार धमाका। पूरी भट्टी फट गई। तेज दवा की खुशबू नाक में घुस गई। ईशान फटाक से दौड़ा। नीचे देखा तो खंडहरों में कई गोलियां शांत पड़ी थीं। ईशान ने गोलियां उठाई और गिनती की। 28! जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा। ईशान हैरान खुश हो गया। ईशान ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 20 गोलियां बनेंगी, पर असल में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकलीं। 28 गोलियां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए काफी हैं। ईशान ने मुट्ठी कसी। दिल में उमंग दौड़ गई। बिना देर किए उसने गोलियां निगलना शुरू कर दिया। एक एक करके ही पचा सकता था। पहली कनी गैदरिंग पिल मुंह में डाली, आंखें हल्की बंद की और पेट में फैलती गर्माहट को महसूस करने लगा। पिल पेट में पहुंची और जैसे फट पड़ी। घनी खी पेट से दांतियान की ओर दौड़ी, फिर पूरे शरीर में फैल गई। महज 2 घंटे में पहली पिल पूरी तरह घुल गई। ईशान के रिफाइनिंग स्टेज की 5वीं लेयर से 6ठी लेयर में कदम रख चुका था। ये देखकर वो और उत्साहित हुआ। बिना वक्त गंवाए दूसरी पिल निगल ली। दूसरी पिल शरीर में और तेजी से घुली, पलक झपकते गायब। पर इस बार ईशान की भौहें चढ़ गईं, क्योंकि दूसरी पिल के बाद भी वो 7वीं लेयर में नहीं पहुंचा। दांतियान में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। ईशान ने धीरे से आंखें खोली। भौहें सिकोड़कर सोचा, क्या कहा नहीं जाता था कि हर कणी गैदरिंग पिल एक लेवल बढ़ाती है। हालांकि उसे पहले से अंदाजा था कि ताकत बढ़ने के साथ पिल का असर कम होता जाएगा, पर 7वीं लेयर पर इतना कम असर उसने नहीं सोचा था। लगता है अफवाहें और हकीकत में फर्क होता है, ईशान ने मन में कहा। तीसरी पिल निगलने की जल्दी नहीं की। सामने रखी गोलियों को घूरता रहा और सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, बाकी बची सारी 26 गोलियां एक साथ निगल लेगा। एक एक करके पचाता रहा तो बहुत वक्त लग जाता। इतनी सारी एक साथ खाने से कुछ नुकसान तो नहीं होना चाहिए, उसने मन को समझाया। फिर मुंह खोला और एक के बाद एक 26 गोलियां अंदर ठूंस दी। पल भर में उसे लगा पेट फट जाएगा। 20 से ज्यादा गोलियां एक साथ असर करने लगी। शरीर का बोझ सहना मुश्किल हो गया। माथे पर पसीना, निचले पेट में मरोड़। आह! ईशान के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। ऐसा दर्द उसने पहले कभी नहीं सहा था। शरीर कांपने लगा, नजरें धुंधली पड़ने लगीं। नहीं, बेहोश होने से पहले उसने दांत भींच लिए और जबरदस्ती होश में रहा। दिमाग में एकता तिवारी का चेहरा और उनकी आखिरी बातें घूम गईं। ऐसे नहीं गिर सकता। ईशान ने दांत किटकिटाए, गहरी सांस ली और मजबूत इरादे से दर्द का मुकाबला किया। कई गैदरिंग पिल्स उसके शरीर में लगातार फट रही थीं, घनी घनी झुंड की तरह दांतियान में समा रही थीं। ईशान दर्द सहते हुए मन को स्थिर करने की भरसक कोशिश करने लगा। आखिर आधे घंटे बाद उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। दर्द जैसे सहन करने की आदत पड़ गई। कांपता शरीर भी स्थिर होने लगा।
उसी वक्त उसके चारों ओर हल्की हरी रोशनी चमक उठी। रोशनी ने उसे बाहर की दुनिया से अलग कर दिया कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी। दर्द गायब हो गया। बदले में गर्माहट की लहर दौड़ने लगी, जैसे गर्म पानी के सोते में डूबा हो। ईशान पद्मासन में बैठा रहा, चेहरा शांत, खी को शरीर की हर कोशिका में मिलाता रहा। पलक झपकते पूरा एक दिन बीत गया। बाहर आसमान काला पड़ चुका था, तारे चमक रहे थे। एडवर्ड ग्रीन कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, बाहें बांधे, चारों तरफ ठंडी नजरों से देख रहा था, मानो कोई रक्षक देवता हो। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखी। विला के गेट पर रुक गई। गाड़ी से एक नौजवान और उसके साथ दो दुबले पतले आदमी उतरे। यहां का माहौल तो वाकई शानदार है, आए हुए नौजवान ने चारों ओर देखकर कहा। वो कोई और नहीं, आदित्य लालवंश और उसके आदमी थे। वो सुंदर परिवेश देखकर हंसा। ये ईशान शर्मा को मजे करने आते हैं अच्छे से। हाँ, रिवर सिटी जैसी छोटी जगह हैंसन बूढ़े के लिए तो परफेक्ट है। उसका आदमी भी हंसा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, नजरें विला की ओर की और हाथ हिलाया। चलो इस ईशान से मिलते हैं, कहकर वो अपने आदमियों को लेकर विला की ओर बढ़ा। दरवाजे पर खड़ा एडवर्ड ग्रीन ने उन्हें आते देख लिया। फटाक से आगे बढ़कर रास्ता रोका। ये मिस्टर शर्मा का निजी निवास है, बाहरी लोगों का आना मना है, एडवर्ड ने ठंडे लहजे में कहा। हिम्मत भी देखो, तू है कौन जो हमारे युवराज से इस लहजे में बात करे? आदित्य का आदमी तुरंत चिल्लाया। आदित्य ने हाथ हिलाकर रोका और हल्के से मुस्कुराया। शिष्टाचार से पेश आना चाहिए, समझे? फिर एडवर्ड की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं ईशान शर्मा से जरूरी बात करने आया हूं। एडवर्ड का चेहरा अभी भी सख्त था। माफ कीजिए, मिस्टर शर्मा अभी व्यस्त हैं, किसी से मिल नहीं रहे। कोई बात हो तो मुझसे कहिए। आदित्य की भौहें उठीं, मुस्कान रहस्यमयी थी। ये ईशान शर्मा बड़ा नखरा दिखाता है। माफ कीजिए, मिस्टर शर्मा सच में व्यस्त हैं। एडवर्ड भले शिष्ट था, पर लहजे में धमकी साफ थी। बच्चे, नादानी मत कर। तभी आदित्य का आदमी गुस्से से चिल्लाया, पता है ये कौन है? साउथ सिटी के लालवंश खानदान के युवराज आदित्य लालवंश। ये नाम सुनते ही एडवर्ड का चेहरा बदल गया। जाहिर था उसे आदित्य लालवंश का नाम मालूम था। तो लालवंश युवराज हैं। एडवर्ड की भौहें सिकुड़ी। युवराज लालवंश, माफ कीजिए मिस्टर शर्मा, अभी सच में किसी से मिलने की हालत में नहीं। आप थोड़ा इंतजार कर लें, मैं काम खत्म होने पर उन्हें बता दूंगा। एडवर्ड ने हल्का सिर झुकाया। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं और ठट्ठा मारकर कहा, साउथ सिटी से इतनी दूर आया हूं और मुझे इंतजार करवाएगा? मेहमान नवाजी इसी तरह करते हो? एडवर्ड ने असहज होकर कहा, युवराज लालवंश, मिस्टर शर्मा के पास सच में। बस कर, आदित्य का आदमी बीच में चिल्लाया। हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। एडवर्ड का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट होने के नाते उसे साउथ सिटी के लालवंश खानदान की ताकत अच्छे से पता थी। वो जानता था कि इनके सामने वो टिक नहीं सकता। पर ईशान ने बंद कमरे में जाने से पहले साफ कहा था, किसी को भी डिस्टर्ब न होने देना। ये सोचकर एडवर्ड ने हिम्मत बांधी और एक कदम आगे बढ़ गया। युवराज लालवंश, कृपया किसी और दिन पधारें, एडवर्ड ने सख्त लहजे में कहा। एडवर्ड ग्रीन का लहजा सुनकर आदित्य लालवंश के सब्र का बांध टूटने लगा। वो मुस्कुराते हुए, पर मुस्कान में ताना था, बोला, अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूं तो? एडवर्ड का चेहरा बदल गया। दांत पीसकर बोला, तो मुझे माफ करना पड़ेगा। यह सुनते ही आदित्य लालवंश जोर से हंस पड़ा। 7वीं रैंक का इनर स्ट्रेंथ वाला कचरा भी मेरे सामने मुंह खोल रहा है? अपनी औकात भूल गया? एडवर्ड का दिल धक से रह गया। आदित्य ने उसकी ताकत एकदम सटीक बता दी, यानी वो उससे कहीं ऊपर था। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। आदित्य ने ठट्ठा मारकर कहा, मैं इनर स्ट्रेंथ मास्टर हूं, 2री रैंक, हट जा। इनर स्ट्रेंथ मास्टर और 7वीं रैंक के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एडवर्ड के पास जीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी वो डटा रहा, आदित्य के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। लालवंश युवराज, सच में माफ कीजिए मिस्टर शर्मा। चटाक। बात पूरी होने से पहले ही आदित्य का थप्पड़ एडवर्ड के गाल पर पड़ा। कुत्ता है तू, फिर भी मेरे रास्ते में दीवार बन रहा है? आदित्य ने ठंडे लहजे में डांटा। जल्दी हट जा, वरना अपंग कर दूंगा।
उसकी आंखों में कत्ल की आग जल रही थी। एडवर्ड ने दांत पीसे। आदित्य लालवंश, मैंने कहा ना, मिस्टर शर्मा किसी से नहीं मिल रहे। सच में वफादार कुत्ता है। आदित्य का चेहरा और सख्त हो गया। युवराज, हमें इस लड़के को अपंग कर देना चाहिए, उसके आदमी ने कहा। पर आदित्य ने हाथ हिलाकर रोका, ठंडे लहजे में बोला, नहीं, मुझे खुद इसके साथ खेलना है। फिर एडवर्ड को देखकर हल्के से बोला, बच्चे, आज तुझे इनर स्ट्रेंथ मास्टर की ताकत दिखाता हूं। बात खत्म होते ही मुट्ठी कसी और एडवर्ड पर झपटा। एडवर्ड जानता था वो मुकाबला नहीं कर सकता, पीछे हटने लगा। बहुत धीमा। आदित्य ने नाक सिकोड़ी, पैर हिलाया और पलक झपकते एडवर्ड के सामने पहुंच गया। फिर मुट्ठी का जोरदार वार एडवर्ड की छाती पर। एडवर्ड का शरीर हवा में उड़ा, जमीन पर कई मीटर घिसटा, तब जाकर रुका। मुंह से खून की उल्टी हो गई। इतना मजबूत! एडवर्ड का चेहरा बदरंग हो गया। इनर स्ट्रेंथ मास्टर नाम का सच में लोहा था। कैसा लगा? बस इतनी सी औकात? आदित्य ने तंज कसा। हल्के कदमों से एडवर्ड के पास पहुंचा। सिर्फ एक कुत्ता है, आज तुझसे खूब खेलूंगा, ऊपर से देखते हुए उंगली से इशारा किया। एडवर्ड ने दांत पीसे जमीन से उठने की कोशिश की, पर जैसे ही उठा, आदित्य की लात फिर लगी। एडवर्ड फिर उड़ा और दीवार से टकराया। क्या हुआ? खड़ा भी नहीं हो पा रहा? आदित्य ने ठट्ठा मारकर कहा, फिर एडवर्ड की ओर दौड़ा। मौत को न्योता दे रहा है, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। जैसे ही एडवर्ड की मुट्ठी नजदीक आई, आदित्य ने हाथ बढ़ाया और चटाक से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। बस इतनी सी ताकत? आदित्य ने हंसकर कहा। एडवर्ड का चेहरा भयानक हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई थी, फिर भी आदित्य ने आसानी से पकड़ लिया। वो छुड़ाने की भरसक कोशिश करता रहा, पर हिल तक नहीं पाया। क्या हुआ और कोई जुगत नहीं बची? आदित्य ने भयानक लहजे में कहा। बात करते करते उसने हाथ में जोर बढ़ाया, झटके से खींचा। एडवर्ड की बांह से कटाक की आवाज आई। आ! एडवर्ड दर्द से चीख पड़ा। उसकी बांह आदित्य ने जबरदस्ती मोड़कर तोड़ दी थी। इतना सताता हूं, फिर भी ईशान शर्मा बाहर नहीं आया। लगता है उसे अपने वफादार कुत्ते की कोई परवाह नहीं। आदित्य धीरे धीरे एडवर्ड के पास आया। एडवर्ड का चेहरा पसीने से तर, दर्द से पूरा शरीर कांप रहा था। खड़ा होने की हालत नहीं थी। कुत्ता बनना है तो कुत्ते की तरह रह, घुटने टेक, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। ख्वाब में भी नहीं, एडवर्ड ने दांत पीसकर चीखा। आदित्य की आंखें सिकुड़ी, फिर ठंडी हंसी छोड़ी। अच्छा, घुटने नहीं टेकेगा तो मैं टेकवा दूंगा, कहकर उसने हथेली उठाई और एडवर्ड के कंधे पर जोर से दबाई। भयानक दबाव पड़ा। एडवर्ड को लगा दो बड़े पहाड़ कंधों पर रख दिए गए हों। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, मानो कभी भी टूट जाएंगी। फिर भी एडवर्ड डटा रहा, घुटने नहीं टेके। काफी हिम्मत है, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। देखते हैं कब तक टिकता है, कहकर उसने दूसरा पैर उठाया और एडवर्ड के घुटने पर जोरदार लात जड़ी। आखिरकार एडवर्ड के पैर ढीले पड़े। धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। हाँ हाँ हाँ, आदित्य जोर जोर से हंस पड़ा। लगता है तेरी हड्डियां तेरे हौसले से ज्यादा मजबूत नहीं थीं, उसने ताना मारा। एडवर्ड घुटनों पर बैठा छटपटाता रहा, पर टूटी टांगें उसे खड़ा नहीं होने दे रही थीं। युवराज लालवंश, तभी उसका आदमी पास आया। क्या है? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। आदमी ने जल्दी से कहा, युवराज, मुझे शक है कि ईशान शर्मा उसी नॉटवीड से बंद कमरे में कल्टीवेशन कर रहा है। यह सुनते ही आदित्य का चेहरा बदल गया। युवराज, अब देर नहीं करनी चाहिए। एक पल भी लेट हुए तो नॉटवीड हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी, आदमी ने घबराते हुए कहा। आदित्य गुस्से से पागल हो गया। उसने एडवर्ड को घूर कर कहा, तूने मेरा वक्त बर्बाद किया। बता दूं, अगर नॉटवीड हाथ से गई तो तेरी जान ले लूंगा, कहकर वो तेजी से विला की ओर बढ़ा। उसी पल उसकी टांग पर कुछ ने जोर से पकड़ लिया। कदम रुक गए। नीचे देखा तो एडवर्ड उसकी टांग को मरते दम तक पकड़े हुए था। मिस्टर शर्मा ने कहा है, किसी से नहीं मिल रहे, एडवर्ड ने दांत पीसकर कहा। आदित्य चीख पड़ा, हरामजादे, जान देगा क्या? छोड़ मुझे, कहकर उसने टांग झटकी। एडवर्ड को झटकने की कोशिश की, पर एडवर्ड पागल हो चुका था, जैसे झोंक चिपक गया, किसी कीमत पर नहीं छोड़ रहा था। मरना चाहता है, आदित्य पूरी तरह भड़क उठा।
उसने दूसरी टांग उठाई और एडवर्ड के शरीर पर जोर जोर से लातें बरसाने लगा। 1 लात, 2 लात, 3 लात। हर लात में भयानक ताकत थी। एडवर्ड के मुंह से लगातार खून उगल रहा था। फिर भी उसने टांग नहीं छोड़ी। छोड़ मुझे हरामजादे। आदित्य लगभग पागल हो चुका था। मैं नहीं छोड़ूंगा। एडवर्ड ने कष्ट से ये शब्द निकाले। आदित्य ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, अभी तुझे मार डालता हूं,